हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर का आपका डीएससी का जो सब्जेक्ट है मर्चेंट एंड मर्सेंटाइल प्रैक्टिसेस इन इंडिया, इसके यूनिट 4 के टॉपिक को करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 4 में आपके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी टॉपिक मिस ना हो। एंड अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्यापारिक समुदायों तथा व्यापारिक प्रथाओं के बदलते स्वरूप, यानी कि चेंजिंग पैटर्न ऑफ मर्सेंटाइल कम्युनिटीज़ एंड प्रैक्टिसेस। तो टाइम टू टाइम भारतीय इतिहास में व्यापारिक समुदायों तथा व्यापारिक प्रथाओं में मुख्य परिवर्तन देखे गए, इम्पोर्टेंट चेंजेस देखे गए। ये जो परिवर्तन थे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा तकनीकी परिवर्तनों से प्रभावित हुए थे। एंड ये जो परिवर्तन थे ये काफ़ी मुख्य माने गए, जो कि व्यापारिक गतिविधि में लंबे टाइम पीरियड के बाद देखे गए थे। तो आइए जानते हैं कुछ प्रमुख परिवर्तन। पहला है राजनीतिक परिवर्तन। राजनीतिक परिवर्तन क्यों हुआ? राजनीतिक एकीकरण। मध्यकालीन भारत में अलग अलग राजवंशों का उदय हुआ जिसने व्यापार को प्रभावित किया। ठीक है, तो ये जो राजनीतिक परिवर्तन हो गए थे इनकी वजह से भी क्या हुआ, व्यापारिक गतिविधियों में परिवर्तन देखा गया। व्यापारिक गतिविधियों में परिवर्तन होने का मुख्य कारण राजनीतिक परिवर्तन था, क्योंकि मध्यकालीन भारत में अलग अलग राजवंशों का कभी उदय हो रहा था, कभी पतन हो रहा था। हर राजवंश के अपने अलग नियम थे व्यापार को लेकर। ठीक है, किसी ने व्यापार को बढ़ावा दिया, किसी ने व्यापार को नियंत्रित किया। तो हर एक राजवंश के उदय तथा पतन के कारण, इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण, राजनीतिक अस्थिरता के कारण व्यापारिक गतिविधियां बड़ी गहराई से प्रभावित होने लग गई। ठीक है, राजनीतिक एकीकरण ने व्यापार मार्गों को सुरक्षित बनाया तथा व्यापार को बढ़ावा दिया। बाद में जब राजनीतिक एकीकरण हुआ, यानी कि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हुआ, तो उसने क्या किया, हेल्प की व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने में तथा व्यापार को बढ़ावा देने में। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश शासन ने भारतीय व्यापार को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने व्यापार को नियंत्रित किया, भारतीय बाजारों को ब्रिटिश माल से भर दिया तथा भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाया। तो इस तरीके से ब्रिटिश रूल ने भी काफ़ी डीपली इम्पैक्ट किया इंडियन ट्रेड को। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन। तो उस टाइम पर कुछ सामाजिक परिवर्तन भी थे जिन्होंने व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित किया। पहला है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था ने व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित किया। कुछ समुदायों ने व्यापार में विशेषज्ञता हासिल की, जबकि कुछ समुदायों ने इसमें अपनी भागीदारी सीमित कर ली। ठीक है, तो जाति व्यवस्था जो थी इसमें मुख्यतः जो वैश्य वर्ग के लोग थे उन्होंने व्यापार में विशेषज्ञता हासिल की, जबकि जो शूद्र समुदाय के लोग थे उनको व्यापार से पूरी तरीके से वंचित कर दिया गया। इस तरीके से जाति व्यवस्था जो थी ये एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन था जिसने व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित किया। जाति व्यवस्था से पहले हर वर्ग के लोग क्या करते थे, व्यापारिक गतिविधियों में शामिल हो सकते थे, लेकिन जब जाति प्रथा आई तो उसने व्यापार को सिर्फ वैश्य वर्ग तक सीमित कर दिया। अब शूद्र वर्ग के लोग, शूद्र वर्ण के लोग व्यापार में संलग्नित नहीं हो सकते थे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है सामाजिक सुधार आंदोलन। जब सामाजिक सुधार आंदोलन हुए तो उसने भी व्यापारिक समुदायों में बदलाव किया। महिलाओं की भागीदारी फिर बढ़ने लग गई, नए व्यावसायिक अवसर पैदा हुए। नेक्स्ट है आर्थिक परिवर्तन। आर्थिक परिवर्तन भी थे कुछ जिन्होंने व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित किया, जैसे औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति ने व्यापारिक गतिविधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। औद्योगिक क्रांति जब आई तो मशीन का निर्माण हुआ, मशीनें आने लग गई। मशीनों से उत्पाद जो थे वो जल्दी बन जाते थे, कम टाइम पीरियड में बन जाते थे एंड अच्छी क्वालिटी का माल तैयार हो जाता था। ठीक है, तो जब मशीनीकरण हुआ तो क्या हुआ, बेरोजगारी भी बढ़ने लग गई, लेकिन इसने व्यापारिक गतिविधियों में एक तरीके से क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया, क्योंकि वो सामान जो बनने में पहले 10 दिन लग जाते थे अब वो सामान 1 दिन में बनने लग गया। ठीक है, मशीनों के माध्यम से। तो जब मशीनें आई तो उन्होंने क्या किया, व्यापार तथा व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। नए उत्पादों का उत्पादन हुआ, नए बाजार विकसित हुए तथा व्यापारिक नेटवर्क धीरे धीरे वैश्विक स्तर पर भी विस्तारित होने लग गया। नेक्स्ट है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण ने व्यापार को काफ़ी ज़्यादा खुला तथा प्रतिस्पर्धी बना दिया, क्योंकि अब
विदेशी उत्पाद भी हमारे देश में आने लग गए तथा हमारे उत्पाद जो थे वो विदेशी बाजारों में अब बिकने लग गए। तो वैश्वीकरण ने क्या किया, व्यापार को खुला तथा प्रतिस्पर्धी यानी कि कॉम्पिटिटिव बना दिया। नेक्स्ट है तकनीकी परिवर्तन। कुछ तकनीकी परिवर्तन भी थे जिन्होंने व्यापारिक गतिविधियों में बदलाव किया। पहला है संचार क्रांति। संचार क्रांति ने व्यापारिक गतिविधियों को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन तथा अन्य तकनीकों ने व्यापार को कुशल तथा सुविधाजनक बना दिया, क्योंकि अब बहुत ही कम समय में एक जानकारी बड़े लेवल पर दूसरे लोगों तक पहुंचाई जा सकती थी, जिसने व्यापारिक गतिविधियों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने में मदद की। ठीक है, तो ये जो तकनीकी क्रांति हुई थी इसने बहुत ही अच्छे से व्यापारिक गतिविधियों का विकास किया। ये कुछ प्रमुख परिवर्तन थे जिन्होंने व्यापारिक समुदायों तथा व्यापारिक प्रथाओं को प्रभावित किया। इन परिवर्तनों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को आकार देने में भी बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंतर क्षेत्रीय विशेषज्ञता का विकास, यानी कि ग्रोथ ऑफ इंटर रीजनल स्पेशलाइजेशन एंड भारत का वैश्विक व्यापार में सहभागिता, यानी कि इंडियाज़ इंटरेक्शन विद ग्लोबल ट्रेड। तो अंतर क्षेत्रीय विशेषज्ञता यानी कि इंटर रीजनल स्पेशलाइजेशन क्या होता है? अंतर क्षेत्रीय विशेषज्ञता का मतलब होता है अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट उत्पादों सेवाओं का उत्पादन करना। ठीक है, अंतर क्षेत्रीय विशेषज्ञता का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद का उत्पादन करना। जैसे जो कृषि का कार्य है वो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। ठीक है, तो अंतर क्षेत्रीय विशेषज्ञता का मतलब यही होता है। इंटर रीजनल स्पेशलाइजेशन का मतलब यही होता है कि जब अलग अलग क्षेत्रों में किसी विशेष उत्पाद या सेवा का उत्पादन किया जाए, इससे क्या होता है, उत्पादन में दक्षता बढ़ती है, लागत कम होती है। उदाहरण के लिए एक क्षेत्र कृषि उत्पादों के उत्पादन में विशेषज्ञ हो सकता है, जबकि दूसरा क्षेत्र औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन में विशेषज्ञ हो सकता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटर रीजनल स्पेशलाइजेशन, जिसका मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट रीजन्स। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं भारत में अंतर क्षेत्रीय विशेषज्ञता का विकास। तो भारत में भी अंतर क्षेत्रीय विशेषज्ञता का विकास बड़े स्तर पर देखा गया। आइए जानते हैं कैसे। पहला है कृषि। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलों का उत्पादन होता है। जैसे पंजाब तथा हरियाणा में गेहूं का उत्पादन होता है, दक्षिण भारत में चावल का उत्पादन होता है। तो इस तरीके से कृषि के क्षेत्र में भी क्या देखा जाता है, अंतर क्षेत्रीय विशेषज्ञता को देखा जाता है। नेक्स्ट है उद्योग। कुछ क्षेत्र है जहाँ पर विशेष उद्योगों का विकास हुआ। उदाहरण के लिए गुजरात में वस्त्र उद्योग प्रमुख है, जबकि महाराष्ट्र में ऑटोमोबाइल उद्योग प्रमुख है। तो इस तरीके से उद्योगों में भी अंतर क्षेत्रीय विशेषज्ञता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है खनिज संसाधन। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न खनिज संसाधनों का उत्पादन होता है। जैसे झारखंड में कोयले का उत्पादन होता है, जबकि कर्नाटक में लौह अयस्क का उत्पादन होता है। भारत का वैश्विक व्यापार में सहभागिता। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत की क्या सहभागिता, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वैश्विक व्यापार में, यानी कि ग्लोबल ट्रेड में। तो भारत विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक सदस्य है तथा वैश्विक व्यापार में भारत ने सक्रिय भागीदारी निभाई है। भारत ने इस तरीके से वैश्विक व्यापार में बहुत ही सक्रिय भागीदारी निभाई है। भारत विभिन्न देशों को कपड़े, ज्वेलरी, दवाइयाँ, सॉफ्टवेयर, कृषि उत्पाद आदि निर्यात करता है तथा भारत कच्चे तेल, मशीनरी, रसायन इन सब का आयात भी करता है। तो इस तरीके से आयात तथा निर्यात में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, यानी कि भारत आयात भी करता है तथा निर्यात भी करता है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों तरीके की एक्टिविटीज़ भारत करता है। इसलिए इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है ग्लोबल ट्रेड में वो वाइडली एंड एक्टिवली देखा जाता है। ठीक है, ये माना जाता है कि इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में वो काफ़ी एक्टिव है एंड काफ़ी प्रोस्पेरस है। ठीक है, क्योंकि इसने इंडिया की प्रोस्पेरिटी को बढ़ाने का काम किया है। आइए अब जानते हैं वैश्वीकरण का प्रभाव।
तो वैश्वीकरण ने भारत के वैश्विक व्यापार में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई है। वैश्वीकरण के कारण भारतीय कंपनियां अब वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार भी कर सकती हैं। तो इस तरीके से वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है, भारत के व्यापार का विकास हुआ है, क्योंकि अब भारतीय कंपनियां वैश्विक बाजारों में जाकर प्रतिस्पर्धा कर सकती है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर सकती है। तो यानी कि अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का भारतीय व्यापार के ऊपर, इंडियन ट्रेड के ऊपर। ठीक है, तो यह था निष्कर्ष। अंतर क्षेत्रीय विशेषज्ञता तथा वैश्विक व्यापार भारत के आर्थिक विकास में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है। इनसे उत्पादन में दक्षता बढ़ती है तथा रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं, क्योंकि जब मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे भारत में स्थापित होगी तो इससे भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इसी तरीके से जब भारत की कंपनीज विदेश में स्थापित होगी तो क्या होगा, वो भारत में पैसा भेजेगी, जिससे भारत में रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण ने काफ़ी अच्छा प्रभाव डाला है भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्यापारी परिवार विवाह गठबंधन, पारिवारिक फर्म तथा व्यापारी अभिजात वर्ग यानी कि मर्चेंट फैमिलीज, मैरिज अलायंसेस, फैमिली फर्म एंड मर्सेंटाइल एलाइट्स। तो भारतीय इतिहास में व्यापारी समुदायों ने परिवार के रूप में भी कार्य किया है, जहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जो व्यापारिक गतिविधियाँ हैं वो हस्तांतरित होती हैं। पारिवारिक फर्म व्यापार अक्सर पारिवारिक फर्मों के माध्यम से संचालित होता है। परिवार के सभी सदस्य हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं, वो व्यापारिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, एंड जब व्यापार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन देखा जाता है व्यापार में, क्योंकि परिवार के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हो, वो व्यापारिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, जिससे फैमिली फर्म यानी कि पारिवारिक फर्म का निर्माण होता है। नेक्स्ट है विवाह गठबंधन। व्यापारिक परिवारों के बीच में यानी कि दो परिवार जो व्यापारी हों उनके बीच में विवाह गठबंधन काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है। इन गठबंधनों ने व्यापारिक नेटवर्क को मजबूत किया है। इससे क्या होता है, व्यापारिक नेटवर्क मजबूत होता है, संसाधनों को साझा करना तथा सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने में मदद मिलती है। तो इसलिए मैरिज अलायंसेस जो ये भी काफ़ी कॉमन होते हैं मर्चेंट फैमिलीज़ के बीच में। मैरिज अलायंस यानी कि विवाह संबंध क्यों बनाए जाते हैं, ताकि व्यापारिक नेटवर्क यानी कि ट्रेड नेटवर्क को और भी ज़्यादा मजबूत किया जा सके, रिसोर्सेज को शेयर किया जा सके एंड सोशल प्रेस्टीज को इन्हेंस किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है व्यापारी अभिजात वर्ग। कुछ व्यापारी परिवारों ने समृद्धि तथा प्रभाव हासिल किया तथा व्यापारी अभिजात वर्ग का गठन किया। इन अभिजात वर्गों ने राजनीतिक तथा सामाजिक प्रभाव का प्रयोग किया तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरीके से व्यापारी अभिजात वर्ग भी होते हैं, इनमें वो व्यापारी शामिल होते हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, पावर होती है, तथा ये जो व्यापारी अभिजात वर्ग होते हैं ये राजनीतिक मामलों में भी कई बार देखे जाते हैं। ठीक है, ये कई बार राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में भी अपने आप को कार्यरत करते हैं। इसमें बड़े बड़े उद्योगपति शामिल होते हैं एंड इनका भारतीय अर्थव्यवस्था को आकार देने में बहुत ही मुख्य कार्य होता है, बहुत ही मुख्य भूमिका इनकी होती है। नेक्स्ट, सामाजिक प्रतिष्ठा। व्यापारिक सफलता सामाजिक प्रतिष्ठा का महत्वपूर्ण स्रोत थी उस टाइम पर भी एंड आज भी। कोई भी व्यापारी जितना ज़्यादा सफल होता है उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा उतनी ज़्यादा बढ़ती है। समृद्ध व्यापारी, क्योंकि अगर व्यापारी समृद्ध होगा, अमीर होगा, तो क्या करेगा, वो धर्म के कार्यों में भाग लेगा, मंदिरों का निर्माण करवाएगा, मंदिरों को दान देगा, डोनेशन देगा, यानी कि सामाजिक गतिविधियों में वो सक्रिय रूप से भाग लेगा। एंड जब व्यापारी सामाजिक गतिविधियों में भाग लेगा तो उसका जो मान सम्मान है, उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो बढ़ेगी। ठीक है, इस तरीके से व्यापारी जो है वो अपनी भूमिका को टाइम टू टाइम बढ़ाते आए हैं, इतिहास से लेकर वर्तमान समय तक। उन्होंने व्यापार को तो बढ़ावा दिया ही है, साथ ही साथ आर्थिक विकास तथा भारतीय समाज को आकार देने में भी मुख्य योगदान दिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुद्रा विनिमय का साधन, बैंकिंग तथा ब्याज, व्यापारी तथा व्यापारिक प्रथाओं के संदर्भ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
मनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज, बैंकिंग एंड इंटरेस्ट। व्यापारिक गतिविधियों के सफल संचालन के लिए यानी कि व्यापारिक गतिविधियों को सफलता से चलाने के लिए मुद्रा विनिमय का साधन बैंकिंग तथा ब्याज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय इतिहास में यानी कि इंडियन हिस्ट्री में इन तत्वों ने व्यापारियों के लिए बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई है। तो सबसे पहले देखते हैं मुद्रा। मुद्रा व्यापार का जीवन रक्त है, क्योंकि मुद्रा के बिना व्यापार नहीं चलाया जा सकता। मुद्रा ने व्यापार को बढ़ाने में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई है। मुद्रा विनिमय का माध्यम है जिसके माध्यम से वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य निर्धारण किया जाता है तथा लेन देन किया जाता है। भारतीय इतिहास में अलग अलग प्रकार की मुद्राओं का उपयोग किया गया है, जैसे सिक्के, मुद्राएं तथा कागजी मुद्राएं। तो इस तरीके से अलग अलग मुद्राओं का भारतीय इतिहास में उपयोग किया गया है व्यापार के लिए, ठीक है, ट्रेड के लिए। नेक्स्ट है विनिमय का साधन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज। विनिमय के साथ व्यापारिक लेन देन को सुगम बनाने के लिए भी क्या किया जाता है, मुद्रा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा विनिमय के अलग अलग साधन है जो कि व्यापारिक लेन देन को सुगम बनाते हैं, मतलब कि आसान बनाते हैं। आइए जानते हो क्या क्या है। पहला है हुंडी। हुंडी एक प्रकार का विनिमय पत्र था जिसका उपयोग दूरस्थ स्थानों पर भुगतान करने के लिए किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट बैंक के द्वारा जारी किए गए भुगतान आदेश होते हैं, यानी कि पेमेंट ऑर्डर होते हैं जो कि बैंक इशू करता है। इसका उपयोग भी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज के रूप में किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है क्रेडिट लेटर। ये एक तरीके का दस्तावेज है जो ये सुनिश्चित करता है कि भुगतान किया जाएगा, जिसको लेटर ऑफ क्रेडिट भी कहा जाता है। इसका उपयोग भी व्यापारिक विनिमय के लिए, लेन देन के लिए किया जाता था, ठीक है। बैंकिंग। अब बैंकिंग क्या होती है? बैंकिंग व्यवस्था व्यापारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। बैंक पूंजी प्रदान करते थे, ऋण देते थे तथा धन को जमा करते थे। व्यापारी क्या करते थे? अपने व्यापार को अच्छे से चलाने के लिए उनको निवेश करना होता था। निवेश के लिए अगर उनके पास पैसे नहीं होते थे तो वो बैंक से उधार लेते थे। बैंक से पैसे उधार लेने के बाद वो निवेश करते थे एंड उसके बाद उनको जो मुनाफा होता था उसमें वो कुछ भाग अपने खर्च के लिए बचाकर जो अतिरिक्त मुद्रा होती थी उसको वो बैंक में जमा कर देते थे, ठीक है, ताकि आपात स्थिति में उस जमा पूंजी का वो प्रयोग कर सकें। तो इस तरीके से बैंकिंग जो थी उसने बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई व्यापारियों के जीवन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने में, ठीक है। बैंक काफ़ी सारी वित्तीय सेवाएं प्रदान करते थे व्यापारियों को, ठीक है। नेक्स्ट है ब्याज। व्यापारियों ने ऋण लेने तथा उधार देने के लिए ब्याज का उपयोग किया। व्यापारी क्या करते थे? एक निश्चित ब्याज की दर पर कभी कभी उधार देने का भी कार्य करते थे, जिनको साहूकार कहा जाता था। तो जो व्यापारी उधार देते थे उनको साहूकार कहा जाता था एंड वो निश्चित ब्याज दर पर ज़रूरतमंद लोगों को पैसे उधार देते थे। एंड ये जो ब्याज की दरें थी ये व्यापारिक गतिविधियों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती थी, क्योंकि कई बार व्यापारी भी उधार लेते थे बैंक से, तो अगर ब्याज ज़्यादा होता था तो व्यापारियों को काफ़ी दिक्कत होती थी ब्याज को चुकाने में, ठीक है, उधार को चुकाने में। तो इस तरीके से ब्याज की दरें जो थी वो व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित करती थी। इस तरीके से मुद्रा विनिमय के साधन बैंकिंग तथा ब्याज ने व्यापारियों के लिए बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई। इन तत्वों ने व्यापारिक लेन देन को सुगम बनाया, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया तथा आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया, ठीक है। आइए तो अब एक बार बैंकिंग तथा ब्याज यानी कि बैंकिंग एंड इंटरेस्ट को अच्छे से देख लेते हैं। बैंकिंग प्रणाली व्यापारियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही। बैंक व्यापारिक गतिविधियों को कई तरीके से सहायता देते थे, जैसे कैपिटल फ्लो यानी कि पूंजी प्रवाह। बैंक व्यापारियों को ऋण प्रदान करते थे जिससे उन्हें व्यापारिक गतिविधियों के लिए आवश्यक पूंजी जुटाने में मदद मिल जाती थी, ठीक है। इसके अलावा व्यापारी बैंकों में धन जमा करते थे। व्यापारी क्या करते थे? जो एक्स्ट्रा मनी होती थी उसको सेविंग्स के रूप में बैंक में जमा कर देते थे, जिससे उनको सुरक्षा तथा सुविधा मिलती थी। विनिमय सेवाएं। बैंक जो है वो अनेकों प्रकार की अलग अलग विनिमय सेवाएं प्रदान करता था व्यापारियों को, जैसे धन स्थानांतरण, चेक क्लियरिंग एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है ब्याज। ब्याज वह शुल्क है जो कि ऋण लेने पर देय होता है, ठीक है। मतलब कि अगर व्यापारी उधार लेते थे
तो उधार देते टाइम उनको जो शुल्क देना पड़ता था उसको ब्याज कहा जाता था। इसी तरीके से कुछ व्यापारी क्या करते थे, पैसों को उधार देते भी थे। कुछ व्यापारी पैसे उधार लेते थे, कुछ देते थे। तो वो व्यापारी जो उधार पैसे देते थे वो भी ब्याज वसूलते थे उन लोगों से जिनको वो पैसे उधार दे गए हैं। ब्याज की दरें समय समय पर बदलती रहती थी तथा बाजार की मांग व आपूर्ति के आधार पर ब्याज की दरें निर्धारित की जाती थी। तो इस तरीके से भारतीय इतिहास में बैंकिंग प्रणाली का विकास धीरे धीरे हुआ। प्राचीन काल में साहूकार तथा व्यापारी ऋण प्रदान करते थे। बाद में बैंकिंग व्यवस्था का विकास हुआ तथा अलग अलग बैंक स्थापित हुए। आज भारत में एक विकसित बैंकिंग प्रणाली है जो कि व्यापार तथा वाणिज्य को सहायता प्रदान करती है। आइए अब देखते हैं, बैंकिंग तथा ब्याज ने व्यापारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने व्यापारिक गतिविधियों को वित्त पोषित करने तथा जोखिम को कम करने व आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद की। तो इस तरीके से हमारी यूनिट 4 कंप्लीट होती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।